बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी इतवार के दिन हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन, इमरान खान इन एक्शन, अपोजिशन औंधे में गिर गई, इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे और आपको बताऊंगा मरियम नवाज को भी रुसवाई का सामना करना पड़ गया। इसके अलावा पाकिस्तान फेट ऑफ ग्रे लिस्ट से निकल गया, दुश्मन को कैसे सांप सूंघ गया, इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में आना। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका बता दूं कि जितने भी माजी में इजलास हुए फेटफ में और ग्रे लिस्ट में गया भी पाकिस्तान, नवाज शरीफ के दौर में गया, नून लीग के दौर में गया, आसिफ अली जरदारी के दौर में गया। अगरचे इस हुकूमत ने आते ही ये एक्शन, जो उनका एक्शन प्लान था और खास तौर पर जो 27 पॉइंट्स थे उनको पूरा करने के हवाले से, जिनमें अहम चीजें जो इसमें उन्होंने जो कंपल्जन्स लगाई हुई थी, जो रेकमेंडेशंस थी फेटफ की, वो मैं आपको बता दूं। उस सिलसिले में एक तो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, आया पाकिस्तान उस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं एटीए, एंटी टेररिज्म जो एक्ट है, उससे रिलेटेड पाकिस्तान ने क्या काम किया है। माजी में हमने देखा कि किसी भी हुकूमत ने इस हवाले से ना सिर्फ तवज्जो नहीं दी, बल्कि जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक थे उन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाया जाए। ग्रे लिस्ट में आ गया, उसके बाद ये कोशिश रही कि किसी न किसी तरह इसको ब्लैक लिस्ट कराया जाए और लेकिन अल्लाह ने जो है वो उनको दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान बिल आखिर अब जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, पेरिस, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में ये जो है वो 3 रोजा 22 से लेकर 25 फरवरी तक ये जो सेशन जारी है, इसमें मुख्तलिफ ममालिक जो कि ऑलरेडी जो है वो ग्रे लिस्ट में है, उनमें पाकिस्तान से रिलेटेड भी फैसला होना है। आया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं, इसमें जो माहिरीन का कहना है, जो तजिया निगारों का कहना है, वो यही है कि पाकिस्तान इस दफा इंशाल्लाह जो है वो ग्रे लिस्ट से ना सिर्फ निकलेगा बल्कि पाकिस्तान पर जो लागू पाबंदियां हैं वो भी खत्म होंगी। उसकी मेन रीजन ये है कि इस हुकूमत ने ना सिर्फ लेजिस्लेशन इस हवाले से की है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल 2020 जो है वो इस हुकूमत ने अप्रूव किया। इसके अलावा एटीए, एंटी टेररिज्म एक्ट भी इस हुकूमत ने अप्रूव किया। इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टी 2020 एक्ट भी इस हुकूमत ने अप्रूव किया। तो यकीनन ये ऐसे इकदाम थे जिसको जो है वो उस फोरम पे उठाया जाएगा। और कुछ ममालिक, मैं आपको बता दूं, अभी भी पाकिस्तान के इस कदर मुखालिफ हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। मैं आपको बता देता हूं कि फ्रांस एक रिहाज से नहीं चाह रहा, खास तौर पर जब से जो है वो गुस्ताखाना खाकों का एक सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान ने फ्रांस के सफीर को के रिलेटेड मामलात और बाकायदा तौर पर रेगुलर कोई वहां पे सफीर पाकिस्तान का फ्रांस में मेरे ख्याल में अभी तक भी अपॉइंट नहीं है, तो वो गुस्सा निकालने के लिए फ्रांस ने जो है वो मुखालफत की है। इसके अलावा अमेरिका ने भी मुखालफत की है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की। और इस मौके पर, और भारत तो हमेशा ही करता है, इस मौके पर एक तो आपका जैसे लिटमस टेस्ट होता है, ये एक टेस्ट हो गया कि पता चल गया कि कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान के मुखालिफ है। और इंशाल्लाह इस दफा जो है वो सबको मुंह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलेगा। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब, और वो है कि कैसे सेनेट इलेक्शन में इमरान खान इन एक्शन और अपोजिशन को कैसे मुंह की खानी पड़ गई। इसकी डिटेल ये है, सेनेटर मियां रजा रब्बानी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दलाइल भी दिए गए। हुकूमत इस मामले को जब से सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है कि आया ओपन बैलेटिंग के थ्रू जो है वो सेनेट इलेक्शन होना चाहिए या फिर सीक्रेट बैलेटिंग को प्रमोट किया जाए, ओपन बैलेटिंग की तरफ जाने के लिए पाकिस्तान इमरान खान हुकूमत ने ना सिर्फ जो है वो रिकमेंडेशंस देने की बात की, बल्कि सदारती रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल और रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। इस हवाले से सबसे ज्यादा तकलीफ मैं अक्सर बताता हूं पीपल्स पार्टी की हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो लोग खरीदो फरोख्त के इतने माहिर हैं
کہ उनकी रास्ते में जो भी रुकावट आती है वो उसकी मुखालफत करते हैं। और इस बार भी इन्होंने यही किया कि उसकी ना सिर्फ जो है वो मुखालफत की, बल्कि इससे जो है वो मामलात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आए। अब जब इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हालात इस तरफ जा रहे हैं, अगरचे जो भी फैसला आता है वो सबने एक्सेप्ट करना है, लेकिन हालात रिबाक्स से और बाकी हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग, क्योंकि ओपन बैलेटिंग पे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, शफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी पे, फेयर पे, इस चीज पे क्यों इतराज किसी को होना चाहिए कि सेनेट इलेक्शन खास तौर पर जो है वो अब कम से कम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। माजी में जो कुछ भी होता रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अब तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि सब पार्टियों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। और इस हवाले से जो बड़ा इकदाम सेनेटर रजा रबानी ने सेनेट के इजलास में किया, वो उन्होंने कहा कि हम इम्पीचमेंट ऑफ आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट चाहते हैं, हम आरिफ अलवी साहब को जो है वो हटाने के हवाले से एक मूव लेके आएंगे। और इस हवाले से उन्होंने बताया कि आइन का जो आर्टिकल 89 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दोनों पार्टीज हैं, अपोजिशन और जो हुकूमत है, उन्होंने मिलकर ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अमेंडमेंट का कोई और प्रोसीजर नहीं है। भाई अगर वो अमेंडमेंट का कोई और प्रोसीजर नहीं है तो आप हमेशा ही सदारती रेफरेंस की ऑप्शन तो हर जगह मौजूद रहती है, और प्रेसिडेंशियल और रेफरेंस अगर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो इस पर आपका इतराज बनता नहीं है। और अगर आपका बनता है तो आप करके देख लें, आप इंपीचमेंट करके देख लें, आप उनको हटा नहीं सकते कम से कम, क्योंकि ना आपके पास कुछ फिगर्स ऐसे हैं, ना आपके पास काउंटडाउन ऐसा है कि आप उनको जो है वो यहां से हटा सकें। इस हवाले से कल से जो मामला हम अक्सर बताते रहते हैं, जो डस्का में हालात इंतहाई खराब होने शुरू हो गए थे और मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, और खास तौर पर जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है और उसमें बताया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आया, अगवा किया गया, राब्ता नहीं हुआ, उनका राब्ता ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन आप अगर ये कहें कि वहां पे फॉग थी, धुंध थी, इस वजह से उन्हें जो है वो अगवा किया गया और वो लोग वहां पे मौजूद ही नहीं थे। तो आज मैं शहबाज गिल का ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि आज भी तो धुंध है, भेरा से लेकर लाहौर तक जो है वो सारी फॉग है। तो इस सिलसिले में तो आप ये भी कह सकते हैं कि आज भी तो किसी को अगवा किया जा सकता है, वहां पे खासतौर पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी मौजूद थे। मेरे ख्याल में इसमें अहम बात यह है कि उन लोगों का बयान सामने आना चाहिए जिन लोगों पर ये एलिगेशंस लग रहे हैं, ये इल्जामात लग रहे हैं, कि आया उन्हें अगर उठाया गया तो वो बताएंगे कि हम वहां पे मौजूद नहीं थे। और अगर वो लोग मौजूद थे और इलेक्शन डे है उस दिन, तो जाहिर सी बात है जिमनी इलेक्शन में उनकी ड्यूटीज हैं, वो वहां पे बिजी होंगे। अगर किसी का उन्होंने फोन नहीं उठाया, किसी से उन्होंने राब्ता नहीं किया, तो ये बात तो बनती है कि उनकी मसरूफियत ऐसी थी कि वो उन इलेक्शन कमीशन के किसी उससे राब्ता ना कर सके हों। लेकिन मरियम नवाज को रुसवाई का सामना तब करना पड़ा जब हुकूमत की जानिब से ये एक्शन सामने आया कि किसी भी किस्म का अगर आपके पास प्रूफ है आप सामने लेके आए, लेकिन वैसे आप बातों से आप बात जो है वो आपकी नहीं बनेगी। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आए रोज कोई ना कोई ऐसी अपडेट आ रही है। इस हवाले से आजकल जो है वो ज्यादा टॉपिक्स जो है वो सेनेट इलेक्शन से रिलेटेड बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस सिलसिले में जो है वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है, और खास तौर पर कल जो इसकी समाअत है वो इंतहाई अहम है। इस हवाले से जस्टिस गुलजार अहमद साहब, चीफ जस्टिस, उनकी जानिब से जो है वो कल जो पिछले दिनों में रिमार्क्स आते रहे हैं, उसके बाद से ये फैसला यकीनन जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।